आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए छत्तीसगढ़ पीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य संस्कृत पाठ्यक्रम, सामान्य संस्कृत के प्रश्न में 50 अंकों का प्रश्न होता है और इस पर सामान्य संस्कृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो प्रश्न दिए जाते हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला जो है, इस पर प्रश्न पत्र 50 अंक के होते हैं। उसके अंदर मुख्य तौर पर संधि के संबंध में पूछा जाता है। संधि का विच्छेद करना होता है, संधि का नाम बतलाना होता है, शब्द रूप होता है, स्वरांत होता है, व्यंजनांत होता है। पहले तो आपको यही समझना है संधि विच्छेद करने के पहले कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। इतना होने के बाद में आप उसको विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे, अलग करेंगे, फिर उसका नाम देंगे कि यह कौन सा संधि है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, या स्वर संधि के अंतर्गत कोई दीर्घ संधि है या यण संधि है या वृद्धि संधि है। आपको उसको विच्छेद करने के बाद में बतलाना है। शब्द रूप है, स्वर अंत है, व्यंजनांत है, व्यंजन है। इसके पश्चात जो है समास के बारे में आपको पूछा जाता है। मैंने अधिक से अधिक प्रश्न संधि और समास के बारे में ही इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस पत्र में पूछा जाता है कि संधि और समास में फर्क क्या है। संधि दो वर्णों के मेल में जो विकार या परिवर्तन होता है, देखिए ख्याल रखिएगा, वर्ण। और समास क्या है, शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के योग में जो विभक्ति का लोप होता है उसे हम समास कहते हैं। तो संधि में वर्णों में परिवर्तन होता है, दो वर्णों के विकार परिवर्तन, और इसमें शब्दों के, माने शब्द वर्ण से ही शब्द की उत्पत्ति होती है। तो संधि किसे कहते हैं, उसका विच्छेद करना है, संधि का नाम बतलाना है, शब्द रूप बतलाना है, स्वरांत बतलाना है, व्यंजनांत। अब समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। उसमें कौन सा समास है, समास की परिभाषा देखेंगे कि भाई दो या दो से अधिक शब्दों के योग को हम समास कहते हैं। शब्दों की विभक्ति हटाकर उन्हें एक साथ जोड़ने की जो क्रिया की जाती है, कि इस प्रकार से जो मिला हुआ पद जो होता है समस्त पद समासिक पद कहा जाता है। जैसे कि थोड़ा देर के लिए हम उसको उदाहरण देते हैं, घनश्याम, घन इव श्याम, अर्थात माने बादलों के समान काला। तो उसके बाद में आप इसको बताएंगे कौन सा प्रकार है, फिर उसको विग्रह करेंगे, अलग करेंगे, और उसमें कौन सा समासिक शब्द है ये आप बताएंगे। जैसे रसोई घर रहता है तो रसोई के लिए घर होता है हिंदी में। अब आइए समास के बाद में माने अगला जो है सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में आपको परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, आप सर्वनाम की परिभाषा नहीं बताएंगे। जैसे कि आप हिंदी में बता दें संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में आज उसको बोलते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच कम्स प्लेस अ नाउन, ये भी आपको नहीं बतलाना है। आपको सर्वनाम ये बतलाना है संस्कृत में सर्वनाम कौन से हैं। पुरुष होते हैं, काल रचना और कारक रचना बहुत इसमें आवश्यक है। उसके अंतर्गत क्या होता है, उत्तम पुरुष अर्थात बोलने वाला सर्वनाम में, कि मैं बोल रहा हूं तो संज्ञा के स्थान मैं का अर्थ होता है ये उत्तम पुरुष, और मध्यम पुरुष का अर्थ होता है सुनने वाला जिसको हम तुम कहते हैं, और अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में संबोधित किया जाता है कि वह जा रहा है वह। तो हमको मैं को क्या बोलते हैं उत्तम पुरुष में, अस्मत् शब्द के रूप होती थी, अहम आवम वयम। त्वम जो शब्द है सुनने वालों के लिए जो मध्यम पुरुष है तो त्वम युवाम यूयम, और जो अन्य पुरुष जिसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं उसमें तद धातु की जो होती है सतौते तम तौतान। इस प्रकार से आपको सर्वनाम को बतलाना है उसी कारक रचना के बारे में। अब उसमें संख्यावाची बतलाना है कि संख्या में 1 2 3 जैसा होता है तो एक जैसा एक वचन में ही होगा उसका कारक रचना। द्विवचन में सिर्फ 2 का ही बतलाना है, पहले तीनों का बहुवचन को नहीं बतलाना है। और जो 3 है बहुवचन है उसे बहुवचन है, क्योंकि इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जबकि हिंदी और अंग्रेजी में क्या होता है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, और हिंदी में बोलते हैं एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत ही एक ऐसा है जिसमें कि द्विवचन भी कहा जाता है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संख्यावाची बतलाना है, अव्यय को बताना है, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, वाच्य परिवर्तन करना है, और सबसे बड़ी चीज होती है कारक, जिसको कि आपने हिंदी में भी पढ़ा है। जैसे कारक होता है, बगैर कारक का कुछ भी काम नहीं होता। जैसे कर्ता ने, जिसको सब्जेक्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कर्म बोलते हैं, तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन, इसमें विभक्तियां होती है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का के की संबंध ही अरे,
है, अधिकरण में पर संबोधन हे। अरे अब आइए, उसको हम लोग संस्कृत में विभक्तियां कहते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। जब आप संधि समझ जाएंगे, समास के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा, सर्वनाम के बारे में ज्ञान हो जाएगा, अव्यय के बारे में आप समझ जाएंगे, कारक और विभक्तियों के बारे में आप समझ जाएंगे, तब आता है हमारे पास अनुवाद। तो हिंदी से संस्कृत अनुवाद करना है कि मैं पाठशाला जाता हूँ, संस्कृत से उसमें कहेगा हम शालाम गच्छामि, तो संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। इसके बाद में प्रश्न पूछा जाता है निबंध, जैसे कि आप अंग्रेजी में हमारे स्कूल देखेंगे तो यहाँ हमारी पाठशाला, तो शाला, उसके बाद में यात्रा, यहाँ उद्यान, इस प्रकार से इस संबंध में आपको निबंध लिखना है जो पूछा जाएगा प्रश्न में। और एक महत्वपूर्ण चीज होता है इसमें अपठित गद्यांश। ये तो आपने अभी अपने अंग्रेजी के पेपर में भी, आपने अभी स्कूलों की लाइफ में, कॉलेज लाइफ में भी आपने पढ़ा होगा, जिसको अनसीन पेजेज कहते हैं। ऐसा पेजेज जिसको आपने देखा नहीं है। यहाँ पर गद्यांश कहा गया है, ख्याल रखिए, गद्यांश का मतलब है प्रोज, और वो वर्ष होता है पद्यांश। अपने को पद्यांश के बारे में नहीं है, यहाँ अपठित गद्यांश दिया जाता है, माने अपठित जिसको आपने पढ़ा नहीं है, आपके लिए वो नया है, तो उसको आप खूब पढ़िए उसको, और पढ़ने के बाद में समझिए, उसी के नीचे प्रश्न दिया जाता है, उसी से संबंधित ऊपर में जो लिखा हुआ रहता है, और उस प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, उसको बोलते हैं अपठित गद्यांश, अनसीन पेज। इसके पश्चात हमारे पास में आता है पत्र लेखन, जैसे कि आपने एप्लीकेशन में पढ़ा होगा, पत्र, पिता को पत्र, माता को पत्र, आवेदन पत्र, उसी को संस्कृत में भी लिखना है। साथ में इसके बाद में पत्र लेखन के बाद में आपके पास में आता है निबंध। निबंध के बारे में आपको बतलाना है। अब आइए कुछ थोड़ा सा हल करें कि प्रश्न किस प्रकार से दिए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने एक सामान्य संस्कृत छत्तीसगढ़ के मुख्य परीक्षा का 2013 का एक पेपर हमने लिखा। अब उस प्रश्न पत्र में देखते हैं कि वो क्या पूछा जाता है और हमको कैसे हल करना है। ये हमारे लिए एक नई चीज होती है। तो पहले, सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न कैसे दिए जाते हैं। प्रश्न तो संस्कृत में ही लिखे होंगे, उसको हिंदी पहले समझिए पूछता क्या है। जैसे प्रश्न है, आपको सामान्य संस्कृत छत्तीसगढ़ मुख्य परीक्षा सन 2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न किसको कहते हैं, क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, अधोलिखितेषु केषांचित् चतुर्णाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। अधोलिखितेषु माने नीचे लिखे हुए, केषांचित् कोई भी, चतुर्ण अर्थात 5, 6, 7, 8 दिया, उसमें सिर्फ 4 का संधि विच्छेदम कृत्वा, जो संधि तो दिए हुए हैं उसका विच्छेद करना है, माने अलग करना है, कृत्वा माने करके। अब जब आपका संधि विच्छेद हो गया, उसके बाद में उसको नाम लिखना है, संधि नाम लिखत, लिखिए, आज्ञार्थ जिसको बोलते हैं, ऑर्डर जिसको बोलते हैं। अब आइए, माने प्रश्न किस प्रकार से दिए जाते हैं। प्रश्न जैसे एक तो उसी के जो 2013 में पूछा गया था, एक प्रश्न उसमें था संधि के बारे में, यद्यपि। इस यद्यपि को अब विच्छेद कीजिए। तो यद्यपि तो स्वयं संधि है, अब संधि को विच्छेद कैसे करें, अलग कैसे करें, ये कैसे बना है। आइए इस पर हल करें। यदि धन अपि बराबर यद्यपि, इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, अपन नहीं समझेंगे कि ये यद्यपि बना कैसे है। तो पूर्व पद, जो पहला जो पद होता है उसको हम कहते हैं पूर्व पद, और बाद के पद को बोलते हैं उत्तर पद। तो पूर्व पद में क्या हुआ आपका, यदि, और उत्तर पद में क्या हुआ, अपि। अब यदि में स्वर क्या है, दा में छोटी की मात्रा दी माने ई, और उत्तर पद में क्या है, पहला पद अ, अर्थात ई और अ, तो ये और अ मिलकर के या होता है। अब क्या बचा भाई, यदि आप दा में छोटी की मात्रा ई को निकाल दिए और पहला जो पद है उसमें आ को निकाल दिया, तो अब क्या बच गया, यद, और इधर पी। तो यद्यपि, लेकिन आपका विग्रह और क्या बना हुआ है, इधर आ मिल करके या, तो अब बन गया वो यद्यपि। इसको हम यण स्वर कहते हैं, यण स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि तो कई प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यण संधि होता है। तो इसमें यह कौन है। अब यह यण संधि में ये कैसे हुआ, इसकी परिभाषा के बारे में अवलोकन कीजिए। परिभाषा में आपको पहले समझना पड़ेगा कि यण संधि हमने कैसा कहा, कैसे संधि हो गया, दीर्घ संधि क्यों नहीं कहा हमने,
वृद्धि संधि हमने क्यों नहीं कहा? आइए, तो परिभाषा य व र और ला, तो यह तो आ ही चुका है, आप देख रहे हैं ना, ईंधन अ बराबर या। अब ये कैसे हुआ? यह है, वह है, र है, ला, इसको हम स्वर नहीं कहेंगे, जरा याद ख्याल कीजिएगा, इसको हम व्यंजन कहेंगे। व्यंजन और स्वर के बारे में पहले आप समझेंगे तभी आप। स्वर क्या होता है? अ आ ई उ ए ऐ, ये स्वर है, तभी तो ईंधन अ बराबर यह हुआ है, ये स्वर संधि हुआ है। लेकिन व्यंजन क्या है? य व र और ला। व्यंजन के नीचे में आप देखोगे, यह के नीचे दाहिने तरफ लकीर खींचा हुआ है, इस लकीर को बैसाखी कहते हैं, अर्थात ये अपंग है, इसको सहारे की आवश्यकता होती है। और सहारा क्या है? व्यंजन कब पूर्ण होता है? जब उसमें स्वर होता है। जैसे अभी हम उसको उच्चारण कैसे करेंगे? य, और य में धन अ मिलेगा तब बोलेंगे य, व में धन अ मिलेगा तो बोलेंगे व, र में यदि धन अ करेंगे तो क्या होगा? र, ल में अगर बने अ मिलता है तो क्या होता है? ला। तो य व र ल को यण संधि कहते हैं। अब आइए अपन देखते हैं कि ई धन अ बराबर मिलकर यह होता है। अब इसी प्रकार से यहाँ दिया हुआ है, यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण ई उ री और ली में कोई एक हो तो दूसरे पद का शुरू वर्ण उनके अलग कोई अन्य स्वर वर्ण हो तो क्या बनता है? अभी देखिए, अभी हमने देख लिया पहला पद में ई है, अब उसके उत्तर पद में कोई दूसरा स्वर आया तो क्या बन गया? या। अगर मान लीजिए ई के जगह में पूर्व पद में उ लिखा हुआ है और उसके बाद उत्तर पद दूसरे पद में कोई अन्य स्वर हो तो उ का क्या हो जाता है? वाह हो जाएगा। अब आइए, एक री शब्द है, संस्कृत का री शब्द है, यदि पूर्व पद में री है, कब? पद के अंत में री है और उत्तर पद में कोई भी स्वर हो तो री का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। अब एक बच गया बहुत महत्वपूर्ण ली संस्कृत में ली। अब यह देखिएगा कि यदि पूर्व पद में का अंत में ली है और उसके वो उत्तर पद में यदि कोई स्वर हो तो ली के स्थान पर ला हो जाता है। तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ला होता है। अब आइए, इसे यण संधि कहते हैं। अभी हमने बता दिया संधि के प्रकार में, जैसे स्वर संधि के अंदर में प्रकार है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, तो ये कौन सा हुआ? यण संधि। अब यण संधि को समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या समझना होगा? किसका हमको ज्ञान होगा? स्वर और व्यंजन। तो मैं तो स्वर सिर्फ आपको इतना ही बतला है, आ आ ई उ ए ऐ ओ, लेकिन स्वर तीन प्रकार के होते हैं संस्कृत में, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो अब ह्रस्व और दीर्घ को तो समझ जाएंगे, लेकिन प्लुत क्या चीज है इसको थोड़ा समझना है। तो ह्रस्व की क्या हुआ? जैसे अ मात्रा नहीं है, ई ओ इसमें मात्रा नहीं है, ये हुआ ह्रस्व छोड़। और दीर्घ मतलब आ ई उ, इसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ। दो चीज आप समझ गए, हर्घ और ह्रस्व और दीर्घ। लेकिन प्लुत क्या है? प्लुत का मतलब है जिस पर हमको समय अधिक लगता है, दीर्घ से भी ज्यादा लगता है, उसको हम प्लुत कहते हैं। जैसे किसी को बुलाना रे ओ, इसलिए इसके पहचान के लिए शब्द में तीन करके व्यक्त किया जाता है। तीन, जैसे रे लिख दिए उसके बाद तीन लिख दिए, इसका मतलब रे, इसको प्लुत स्वर कहते हैं। और इसके पश्चात अगले वीडियो में हम स्वर और व्यंजन के बारे में फिर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।